एवरीवन, तो आज हम थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट असाइनमेंट है ये, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस देखें तो साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास ये है, ठीक है। सपोज कर लो कोई सिस्टम ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक गया और वापस दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, वापस दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, ए पॉइंट पे देखोगे, पहले उसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, फिर वो बी पॉइंट पे गया तो कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, फिर वापस से पॉइंट पे आ गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी दोबारा से पॉइंट पे आ गया है ना। तो अगर दोबारा से पॉइंट पे आ गया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी। तो जो ए पॉइंट पे हमारे पास सेम एनर्जी मिलेगी जितनी पहले थी, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है। तो वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी। तो अगर आप ए पोजीशन पे घूम फिर के दोबारा से वही पोजीशन पे आ गए हो तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इन विच ऑफ द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हम देखें कि इंटरनल एनर्जी किस सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं CV से। CV होती है du/dt, तो यहां से du हो जाएगा CV/dt, ठीक है। अब देखो CV तो 0 नहीं हो सकता किसी भी प्रोसेस के लिए, बट यहाँ पे अगर आप इसको देखो, अगर ये टर्म 0 हो गई तो du हो जाएगा 0, तो यहाँ से u हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें dt 0 मींस चेंज इन टेम्परेचर 0। अगर dt 0 है इसका मतलब t कांस्टेंट हो गया। तो t कौन से प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ये मत सोचो कि हाँ यहाँ से आपने निकालना है, तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। और अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप सोचो कि अच्छा इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। आपने जस्ट वहां पे आपको ये चीज आनी चाहिए, टिक करना है 1 सेकेंड में, इतना टाइम नहीं लगाना है पेपर में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की हमें डायग्राम बनाई हुई है, पहले हम वो देख लेते हैं। इस तरफ वॉल्यूम है, इस तरफ P है, ठीक है, कि ऐसे बना रखा है। देखो ये है A, ये है D, इसको मान लेते हैं O B C, ठीक है। सिस्टम चला है A से B की तरफ, फिर B से C की तरफ, फिर C से D की तरफ, फिर D से दोबारा आ गया है A की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम क्या हुआ है, A से B, B से C, C से D, D से A, ये हुआ है प्रोसेस, ठीक है। और ये हुआ है साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि हम A से ही चले से वापस A पे ही आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है।
तो जब भी आपको ग्राफ गिवन हो, आपने वर्क डन निकालना हो, ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे, ठीक है, जो वर्क डन होगा किसी भी कर्व के लिए वो होता है एरिया ऑफ द कर्व। तो आप एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एरिया? तो इसका एरिया देखो, हम इसको सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पूरे का एरिया चाहिए। एक तो ये चीज है, एक है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और डी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ए और डी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इसका एरो देख लेते हैं, ये इस तरफ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसी चीज बन रही है, यहां से चला, यहां से फिर ऐसे, तो ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो अगर हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। ये गिवन है v0, ये गिवन है 2v0, ये गिवन है p0 और ये गिवन है 2p0 और इस तरफ हमें गिवन है 3p0, ठीक है, ये गिवन है। अब अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया देखें ए और डी का, तो यहां से देखो 1/2 बेस कितना है? बेस की अगर आप लेंथ देखोगे 2v0 माइनस v0, यही लेंथ होगी इसकी, ठीक है, 2v0 माइनस v0। और जो इसकी हाइट है, ये हाइट बनेगी, ये क्या बननी है? हाइट, ठीक है, इस ट्रायंगल की। और हाइट देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 2p0, इस पॉइंट पे कितना है? p0, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? 2p0 माइनस p0। तो यहाँ से 1/2 v0 आ जाएगा, यहाँ से p0, ये आया, ठीक है, एरिया ऑफ ए और डी ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, जो इसका एरिया है वो क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे इसका एरिया निकालने की कोशिश करें, ट्रायंगल COD, COB है, सॉरी, COB, ये ऐसे चल रही है इस तरफ से, ठीक है, ये देखो चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एक चीज याद रखो कि वर्क डन अलोंग क्लॉकवाइज, ठीक है, एक क्लोज कर्व है, ये एक क्लोज कर्व है। अगर जो क्लोज कर्व है अगर वो क्लॉकवाइज चल रही है, अगर वो क्लॉकवाइज चल रही है, तो जो उसका वर्क डन होगा, क्योंकि जो एरिया है इस ट्रायंगल का वही तो वर्क डन बन रहा है, तो जो वर्क डन है अगर वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर आप इसको देखोगे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो उसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल का एरिया वर्क डन बनने वाला है तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन की वैल्यू लिखेंगे ना, एरिया को वर्क डन ही लिख लेते हैं, तो वो माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर से इसका बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, ये हाइट है, ठीक है, बेस कितना है? वही सेम 2v0 माइनस v0। हाइट कितनी है? ये यहां इस पॉइंट पे कितना है प्रेशर? 3v0, इस पॉइंट पे 2v0, 3p0 माइनस p0, 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये v0 p0 बाय 2, बट साथ में चल रहा है एक नेगेटिव साइन, ठीक है। तो देखो अगर हमने टोटल, क्योंकि पूरे साइकिल का हमने वर्क डन फाइंड करना है कि साइकिल में कितना वर्क डन हुआ है, तो साइकिल में जो वर्क डन है वो इसका और इसका सम हो जाएगा। तो देखो एक पॉजिटिव टर्म पड़ी है, एक नेगेटिव, तो कैंसल आउट होके क्या बनेगा? एक p0 v0 फिर माइनस p0 v0, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 0। तो इसके लिए हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आ गया है? 0, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द क्यूब ऑफ प्रेशर, पहली बात ड्यूरिंग अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, 0, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है क्यूब ऑफ प्रेशर, क्यूब ऑफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वॉल्यूम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वॉल्यूम। तो उन्होंने पूछा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स मींस गामा Cp by Cv, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, P और V में रिलेशन दिया है और गामा है, ठीक है। तो जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस आपको गिवन हो तो वहां पे आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, वो कौन सी है, एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन। वो क्या होती है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम ऐसी फॉर्म बना ले तो हम कंपेयर करके गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमें चाहिए। तो देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया मैं A लिख लेती हूँ, ठीक है। A कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, A है कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे P की पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है, तो मैं क्या करूंगी, क्यूब के साथ इसको डिवाइड कर दूंगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 4/3, एक कांस्टेंट की पावर लेंगे, कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया तो P है V की पावर गामा, यहाँ पे V की पावर 4/3 है, बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। गामा की वैल्यू 4/3 मीन्स 1.33 आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इफ एन आइडियल फ्लास्क containing hot coffee is shaken, the temperature of the coffee will be। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आइडियल फ्लास्क आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो आइडियल फ्लास्क होती है, उसको इंसुलेटेड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि आइडियल में तो हम इलास्टिक कोलिजन भी मान लेते हैं, बट एक्चुअल में तो नहीं होती है ना इलास्टिक कोलिजन। तो वैसे ही आइडियल फ्लास्क का क्या मतलब है कि वो इंसुलेटेड होती है सराउंडिंग से, तो जो हीट अंदर पड़ी है वो अंदर ही रहेगी, मीन्स सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे आइडियल फ्लास्क। अगर एक आइडियल फ्लास्क में हॉट कॉफी है, ठीक है, अगर आप उसको शेक करना स्टार्ट कर दो, अब जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इंसुलेटेड है, तो जो अंदर वाली हीट है वो अंदर ही रहेगी। तो आपने जैसे ही शेक करना स्टार्ट किया उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो रही है ना, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब आप उस चीज को शेक कर रहे हो, शेक करने के लिए एनर्जी लग रही है ना आपकी, तो जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है वो लॉस हो रही है। बट वो जो लॉस हो रही है हमें पता है कि जो टोटल अंदर हीट रहनी है, एनर्जी रहनी है, वो कांस्टेंट रहनी है, तो वो हीट कहाँ गई, जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ गई, वो क्या बन जाती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी बनी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर आप इस चीज को ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ही आपने हॉट कॉफी को शेक करना स्टार्ट किया, शेक करने से उसमें हीट बननी स्टार्ट हो जाएगी, अगर हीट बनी तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन बी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा कॉफी का, ये करेक्ट हो जाएगा। बट ये सिर्फ आइडियल फ्लास्क के केस में ही पॉसिबल है। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना, अगर आप शेक करना स्टार्ट कर दोगे उसको, तो शेक करने से क्या होता है, जो ये हीट टेम्परेचर निकलता है ना, शेक करने से हीट बनती है, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। बट आइडियल फ्लास्क में एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, तो हीट
हीट बनी, हीट बनने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी और वर्क। अब हमने ये किया था कि नेचर में 2 ही नॉन स्टेट फंक्शंस हैं, 2 ही नॉन स्टेट फंक्शंस हैं। वो नॉन स्टेट फंक्शंस कौन से हैं? एक तो वर्क है और एक हीट है। तो आपने सिर्फ नॉन स्टेट फंक्शंस को याद रखो, स्टेट फंक्शन को याद रखने लग जाओगे तो बहुत सारे मिल जाओगे, हजारों के हजारों, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखो कि नॉन स्टेट फंक्शंस कौन से हैं, तो नॉन स्टेट फंक्शंस हैं वर्क और हीट, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, एक नॉन स्टेट फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज इज। हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बतानी है एडियाबैटिक चेंज मींस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब अगर आप देखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन हीट है वो 0 है। अब स्पेसिफिक हीट बतानी है, अब हमें ये तो नहीं गिवन कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बतानी है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बतानी है। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो dQ/dt के इक्वल होती है। तो ये तो 0 है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगी 0। तो स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उन्होंने Cp एंड Cv की वैल्यूज गिवन है कि डिनोट्स द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देन उन्होंने रिलेशन पूछा है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R वाला, ठीक है। अब ये रिलेशन भी आपको गिवन है, एक ऑप्शन में ये भी आपको रिलेशन गिवन है, तो यहां से डायरेक्ट टिक मत करो, क्योंकि जो C आप अगर देखोगे R की यूनिट्स क्या होती हैं, R की यूनिट्स हमारे पास होती हैं जाउल पर मोल पर केल्विन, ये होती हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसकी यूनिट्स जाउल पर मोल पर केल्विन बनेगी, बट उन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है कि जो Cp एंड Cv है डिनोट स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास, ठीक है। मींस यहाँ पे ये पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ये पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, ये भी पर यूनिट है, ये ना मैंने मास के साथ डिवाइड नहीं कर दिया है, ये मैं सिर्फ यूनिट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ यूनिट्स की बात कर रही हूँ। तो जो इसकी यूनिट्स है उन्होंने पूछा है वो रिलेशन चाहिए जिसमें Cp बाय पर यूनिट मास हो, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास हो नाइट्रोजन का। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो अगर इस तरफ पर यूनिट मास है, इस तरफ पर यूनिट मास नहीं है, तो ये तो इनवैलिड इक्वेशन हो गई ना, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पर यूनिट मास वाली इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, m के साथ m कैंसिल, तो इस तरफ भी जाओ मोल पर केल्विन, इस तरफ भी जाओ मोल पर केल्विन ही रहेगी यूनिट्स, ठीक है। तो देखो मुझे Cp बाय m सिर्फ यूनिट्स की टर्म में लिख रही हूँ कि पर यूनिट मुझे मास चाहिए। ये जो m बचा है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, ये वाला जो m है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, यहाँ पे भी पर यूनिट मास पर यूनिट मास पर यूनिट मास। अब ये डायमेंशन सही हो गई है। मास नाइट्रोजन का मीन NO2 का मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो NO2 का हो जाएगा 2 टाइम्स 28, ठीक है। तो ये बन जाएगा R/28, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, कहीं डायरेक्ट आप Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R मतलब टिक करके आ जाना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, उसके ना आंसर ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, What is the most likely value of C? C की most likely value कौन सी होगी at constant temperature पे, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है C की at constant temperature पे।
अब देखो C क्या होता है, dq बाई dt, ठीक है, dq बाई dt। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर T कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा, जीरो, dt क्या हो जाएगा, जीरो। तो dt जीरो हुआ मतलब dq बाई जीरो, तो ये इन्फानाइट बन जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट, ठीक है। तो यहां से हमारा इन्फानाइट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन अ गैस इन अ वेसल एक्सपैंड्स इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज। उन्होंने कहा है कि एक वेसल में गैस है, ठीक है, वो एक्सपैंड कर रही है। अगर एक वेसल में गैस है तो वो एक्सपैंड कर रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने पूछा है कि प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे अब एक चीज देखो, हमें फर्स्ट लॉ से पता है कि डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब अगर ये इक्वल टू जीरो है मींस सिस्टम हमारा बाहर से इंसुलेटेड है। अगर हमारा सिस्टम बाहर से इंसुलेटेड है तो बाहर से उसे कोई हीट नहीं मिल रही है। अगर बाहर से उसे कोई हीट नहीं मिल रही है बट सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, एक मीन सिस्टम कुछ वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन करने मीन्स उन्होंने कहा है कि जो गैस है इन अ वेसल इज एक्सपैंड, तो अगर वो एक्सपैंड कर रही है तो काम कर रही है ना, काम करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो उसे प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड करेगा, बाहर से तो हीट नहीं मिल रही है तो ये प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है। इंटरनल एनर्जी उसे मींस इंटरनल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर वर्क डन हो रहा है तो यहाँ से ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी कब डिक्रीज हो रही है, अगर उसको एनर्जी अपनी वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ रही है। कब करती है कन्वर्ट, जब बाहर से कोई हीट ना मिल रही हो मींस डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो, तो यहां से हमारा आंसर एडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ बबल ऑफ 8 मोल ऑफ हीलियम इज सबमर्ज्ड एट अ सर्टेन डेप्थ इन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट इज एडेड टू अप्रोक्सीमेटली टू हीलियम ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब देखो हमारे पास हीलियम गिवन है, ठीक है, हीलियम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स को n लिख लेते हैं, ये गिवन है 8, ठीक है। जो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज बाय 30 डिग्री सेल्सियस मींस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने कहा है हाउ मच हीट इज एडेड, कितनी हीट मुझे ऐड करनी पड़ेगी एक्सपेंशन करने के लिए। तो हीट कहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास दो ही फॉर्मूले होते हैं हीट निकालने के, एक Cv है जो du बाई dt के इक्वल होता है और एक Cp है जो dq बाई dt के इक्वल होता है। तो हीट निकालनी है तो ये माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए आपके, तो ये हो जाएगा Cp dt, ये 1 मोल के लिए है, n मोल्स के लिए n, ठीक है। अब dq निकालना है, n की वैल्यू 8 है, Cp मुझे नहीं पता, dt चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब Cp, तो जब भी हमें Cp चाहिए होता है हम Cv निकालते हैं, तो Cv निकालो, Cv हम निकालते हैं किससे, इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी से अगर आप देखोगे इंटरनल एनर्जी होती है F/2RT, तो यहां से आपके पास T के साथ डेरिवेटिव करोगे ये खत्म, तो F/2R। अब यहाँ पे जो हीलियम है वो एक नोबल गैस है मींस वो अकेली रहती है, अगर वो अकेली रहती है तो ये एक मोनोटॉमिक एटम है, ये एक मोनोटॉमिक एटम है, ठीक है। तो अगर ये एक मोनोटॉमिक एटम है तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 3, तो यहाँ पे 3/2R हो जाएगा, ठीक
ठीक है, यहाँ पे 3/2r हो जाएगा। तो Cp कैसे निकालेंगे, Cv माइनस Cp इज इक्वल टू R। तो यहाँ से सॉरी उल्टा लिख दिया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, तो Cp की वैल्यू R प्लस Cv, तो R प्लस 3/2R ये बन जाएगा 5/2R। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 5/2, R की वैल्यू 8.314 इंटू 30 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करके 5000 जॉउल आ जाएगा, बट आंसर की में ना इसका आंसर बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर 5000 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, की एनर्जी कंजर्व होती है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, बताता है। तो यहां से अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये चीज सही है। फर्स्ट लॉ ने ये बताया था कि dq होता है du प्लस dw, मीन जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी भी बन सकती है, वर्क डन भी हो सकता है, मीन्स हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये 0 है, तो ये 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, व्हेन अ रियल डायटोमिक गैस है, ठीक है, एक हमें गिवन है डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 गिवन है, इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मीन्स कितनी फ्रैक्शन ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, फ्रैक्शन हमें क्या चीज इंक्रीज करनी है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, तो ऐसे निकालेंगे फ्रैक्शन। तो अब डेल्टा यू हम कहां से, डेल्टा यू लिखो चाहे डी यू लिखो, सेम ही बात है। ठीक है, डी यू हम निकालते हैं सीवी से, सीवी डी से, तो ये निकालेंगे हम सीपी से, जो हमने अभी फॉर्मूले लिखे थे कि सीवी होता है डी यू बाई डी टी और सीपी होता है डी क्यू बाई डी टी, बहुत ही यूज होता है थर्मोडायनामिक्स में ये रिलेशन। ठीक है, तो यहां से देखो डी के साथ डी टी कैंसिल। अब सीवी की वैल्यू अभी लिखी थी, क्या होती है F/2R, ये हो जाएगी F/2R प्लस R। ठीक है, मींस F/2R प्लस F/2 प्लस 1R, तो R के साथ R कैंसिल। अब F किसके लिए देख रहे हैं, डायटोमिक है, मींस इसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है कितने होंगे, 5। अगर ये 5 है तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 5/2, R के साथ तो R कैंसिल हो गई, नीचे आ गया 5/2 प्लस 1, तो ये बच गया है 5/2 7/2, तो ये 5/7 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन में डायरेक्ट गिवन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम,
को अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट था सेकंड था, वो देख लेना कि अगर किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, मींस यू कांस्टेंट होगा। तो अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो थर्ड ऑप्शन देखो, द इंटरनल एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज विल बी इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अ क्वांटिटी ऑफ एयर at 270 degree Celsius is compressed suddenly. Its temperature of the air system will be। अगर आप किसी को सडनली कंप्रेस करोगे, ठीक है, कंप्रेशन दो वे से हो सकती है, एक तो हम स्लोली करें, एक हम सडनली करें। स्लोली है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, अगर सडनली हो रहा है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो जब भी एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो अगर कंप्रेशन हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर एक्सपेंशन हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द प्रोसेस। अब हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। तो अगर आप फर्स्ट लॉ देखोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये टर्म जीरो है, तो डेल्टा क्यू हो गया है डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। तो जितनी आप हीट दोगे वो उसकी वर्क डन बन जाएगा, ठीक है, जितनी आप हीट दोगे उतना वर्क डन हो जाएगा। तो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन देखो, इक्वल टू हीट गिवन टू अ सिस्टम। जितनी हीट दोगे उतना ही वर्क डन बन जाएगा। उसके बाद है, इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स सेम। इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन सेम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, heat cannot be itself flow from a body at a lower temperature to a body at higher temperature is a statement or consequence of। सेकेंड लॉ में हमने कार्नोट साइकिल किया था, ठीक है, उसमें हमने किया था, जैसे कार्नोट साइकिल में हमने किया था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट आती है। ये हमें पता है कि हीट हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है। बट अगर आप फ्रीजर में देखोगे तो वहां पे हॉट मींस कोल्डर टू हॉटर बॉडी एनर्जी फ्लो करती है। तो ये कैसे हीट फ्लो कर रही है, तो ये फ्लो करती है अगर हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ना। देखो फ्रीजर से हीट निकलती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं टेम्परेचर सराउंडिंग से, तो हीट बाहर की तरफ निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फ्लो करती है। ये हमने सब कुछ किसमें किया था कि कोल्डर टू हॉटर भी मूव कर सकती है हीट, ये किया था हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो ऐसे इसकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 22 में देखो एडियाबैटिक इक्वेशन पूछी गई है। तो मैंने आपको बोला था कि एडियाबैटिक के लिए पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट याद रखो। अब आपको रिलेशन पूछा है टी और पी में, तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दोगे। कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से V की वैल्यू पुट करी nRT बाई P, तो बैक सब्स्टिट्यूट करो, P nRT बाई P रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट P T रेज टू पावर गामा, यहाँ पे 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 2 moles of oxygen are mixed, 2 moles of oxygen are mixed
विद 8 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, एक तो हमें ऑक्सीजन है गिवन है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, उसके हैं N1 मान लेते हैं 2 मोल्स। उसके बाद हीलियम है, हीलियम के कितने मोल्स हैं, उसके हैं 8 मोल्स। ठीक है, द इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट मीन्स इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो हमें इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है N1C1, ठीक है, CV1 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, N2CV2, अगर 3 है तो 3 आ जाएंगे, ऐसे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो N1 2 है, CV ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होता है O2। ठीक है, अब CV किसके इक्वल होते हैं, अभी निकाला था F/2R, क्योंकि ये डायटोमिक है तो डायटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 5, तो इसका हो जाएगा 5/2R। हीलियम नोबल गैस है, ये मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3, तो ये 3/2R हो जाएंगे। तो यहाँ से 5/2R प्लस 3/2R, इसके लिए 8 है मोल्स, 2 + 8। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 5R प्लस 12R/10, तो 17R/10 मीन्स 1.7R इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। उसके बाद क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो DQ0 एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए DQ क्या हो जाएगा 0। अब उन्होंने बोला है कि प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3%, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है 2/3%, तो P डैश मान लेते हैं इतना P का 2/3P। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गामा की वैल्यू गिवन है 3/2 मींस CP/CB की वैल्यू गिवन है। देन उन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कितने % वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके माइंड में एक इक्वेशन आ जानी चाहिए, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चेंज हुआ है तो P डैश V डैश गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने वॉल्यूम निकालना है ना, तो इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहां से देखो, यहां से अगर मैं देखूं कांस्टेंट है, ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे यही बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे P डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, P/P डैश। ठीक है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V डैश गामा बाय V गामा, तो V डैश बाय V। ठीक है, ये दूसरी तरफ जाएगा, गामा इस तरफ आएगा, P/P डैश रेज टू पावर 1 बाय गामा। P ये है, P डैश कितना है 2/3। ठीक है, ये बन जाएगा रेज टू पावर 1 बाय गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये बन जाएगा 2/3, तो ये कैंसिल हुआ, 3/2 रेज टू पावर 2/3 ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम कल मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।